हैप्पी एनिवर्सरी प्रीति। क्या बात है प्रीति, तुम ठीक तो हो ना? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तीन, चार, पाँच, छह, सात बार चाकू से घुपा गया इस विशाल को। एक पत्नी अपने पति को इतनी बेरहमी से मारेगी, वो भी शादी के सालगिरह के दिन, यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ सर, इसकी लाश को देखकर लग रहा है इसकी पत्नी बहुत नफरत करती होगी इससे। आप लोग कौन है विशाल के? हम लोग दोस्त हैं सर। दोस्त? कब से जानते हो तुम विशाल और प्रीति को? सर हम उन्हें कॉलेज टाइम से जानते हैं सर। इन दोनों के बीच रिश्ते कैसे हैं, संबंध कैसे थे? सर वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आज तक कभी उन्होंने एक दूसरे से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी। अच्छा, तो आज ऐसी क्या बात हो गई कि प्रीति ने विशाल को इतनी बेरहमी से मारा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। प्रीति ऐसा कैसे कर सकती है? सर विशाल आज सुबह बहुत खुश था। हैप्पी एनिवर्सरी प्रीति। मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब पति हूं जो मुझे तुम्हारे जैसी बीवी मिली। काश आने वाले हर जन्म में तुम मेरी ही बनकर रहो। क्या बात है, बीवी की फोटो के साथ इतनी रोमांटिक बातें हो रही है। अबे साथ में होती होगी तो ये जनाब तो शायर बन जाते होंगे। यार ये तो बहुत गलत बात है, दरवाजा खटखटा के आना चाहिए था ना। अच्छा, तुम लोगों ने मेरी सारी बातें सुन ली। अरे सुन ली तो क्या हुआ, तू हमारे कॉलेज का दोस्त है यार, लंगोटिया यार। और प्रीति को इम्प्रेस करने के तरीके हम ही से तो पूछता था। भूल गया? कैसे भूल सकता हूँ यार, मेरे घोड़ी चढ़ने का श्रेय तुम लोगों को ही तो जाता है। वो बात तो है, और इसीलिए आज हमें पार्टी चाहिए। हाँ पार्टी? हाँ, तेरी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी यार। यार प्रीति से पूछना पड़ेगा। क्या बात कर रहा है यार, उसे पूछने की क्या जरूरत है? अरे सरप्राइज दे देते उसको, वो खुश हो जाएगी। बढ़िया, तो अच्छा है, ठीक कह रहा है तू। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था, है ना? तो आज रात 10 बजे पार्टी पक्की। डन 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 डन। और फिर जब हम अंदर घुसे तो हमने देखा विशाल जमीन पे पड़ा हुआ था।
और प्रीति उसके पास बेहोश थी। और हाँ, प्रीति के हाथ में एक चाकू था, खून से सना हुआ। अच्छा, विशाल ने पिछले कुछ दिनों में प्रीति के बर्ताव के बारे में कुछ कहा कि वो किसी बात को लेकर टेंशन में थी या विशाल से किसी कारण वो परेशान थी? नहीं सर, विशाल ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ सर, लेकिन वो ये कह रहा था कि आजकल वो प्रीति को टाइम नहीं दे पा रहा था। एक्चुअली काम में बहुत बिजी था। आखिरी बार आपने कब बात की प्रीति से? आज शाम को ही बात की थी मैंने उससे। वो बहुत खुश थी, बहुत ही खुश। सर, प्रीति, 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 क्या हुआ था यहाँ पे? प्रीति, तुम ठीक हो? हमारी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? सर, लगता है सदमे में है। सर, कहीं ये एक्टिंग तो नहीं कर रही है सदमा लगने की? श्रेय, काम करो, इसे ब्यूरो लेके चलो। विनीत, आसपास लोगों से पता करो कि प्रीति और विशाल के बीच में संबंध कैसे थे। अफेड़ी, इनके दोस्तों का नाम और एड्रेस ले लो और इनसे बोलना कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता कोई भी शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। सर, ये प्रीति तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। लगता है अपने पति की मौत का गहरा सदमा लगा उसे। सदमा कैसा सर? इसने अपने ही हाथों से अपने पति विशाल का खून किया है। हाँ, सचिन, पर कुछ तो है जो इसे बाकी के खूनियों से अलग करता है। विशाल के खून के बाद इसने भागने की कोशिश नहीं की और ना ही कोई बहाना बनाया। विशाल की मौत के बाद से लेके अब तक इसकी जुबान से एक शब्द तक नहीं निकला। पानी का एक घूंट तक नहीं पिया इसने। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या बात है भाई? बड़ी टेंशन में तुम लोग? टेंशन की बात है सर। क्यों टेंशन क्या है? ये केस तो बड़ा आसान था यार। खूनी अपने आप पकड़ा गया, भाग दौड़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी तुमको। सर, जब तक खूनी अपना गुनाह मान न ले हम चैन की सांस नहीं ले सकते। और ये प्रीति, ये तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बहरहाल, भाई प्रीति कुछ बोले या ना बोले, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ। प्रीति के दिल में अपने हस्बैंड के लिए सख्त नफरत थी। नफरत? पर सर, इनके दोस्तों ने तो कहा कि ये लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लव मैरिज थी इनकी। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन विशाल के शरीर पर जो चाकुओं के घाव हैं, उससे साफ पता लगता है कि प्रीति के दिल में विशाल के लिए सख्त नफरत थी। जगह जगह पर चाकू से वार किए गए। मुझे तो लगता है कि विशाल के मर जाने के बाद भी प्रीति उसे चाकू मारती रही। इतनी नफरत? प्रीति, तुमने विशाल का खून क्यों किया? हाँ? क्या वो तुम्हें मारता पीटता था, दहेज के लिए परेशान करता था या किसी और से प्यार करता था? बताओ प्रीति, तुम्हें जवाब देना होगा। ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से तुम उससे इतना नफरत करती? नफरत नहीं, प्यार करती थी मैं विशाल से, और अब भी करती हूँ। विशाल की मौत के बाद जो खोया वो आप लोग नहीं समझो। और वैसे भी विशाल की जाने के बाद मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। अगर तुम इतना प्यार करते थे विशाल से तो फिर उसे मारा क्यों? क्या फायदा? वैसे भी आप लोग सीआईडी वाले मेरी बात का कहाँ विश्वास करेंगे? विश्वास करना है या नहीं, वो हम पे छोड़ दो। पहले बताओ कि तुमने विशाल को क्यों मारा? मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ। मुझे विशाल पर बहुत गुस्सा है और मैंने बिना सोचे समझे उसे मार डाला। कोई किसी को बेवजह 7-7 बार चाकू नहीं मारता प्रीति। मैंने कहा था आप लोग मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगे, और वैसे भी मुझे कुछ नहीं कहना। चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पर, मुझे नहीं जीना। चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पर, मैं विशाल के बिना नहीं जी सकती। दया, मुझे लगता है इस लड़की के साथ कुछ प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम सर? वो तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कत्ल करते वक्त इस लड़की का दिमाग इसके काबू में नहीं था। सर, कत्ल करते वक्त तो किसी भी खूनी का दिमाग काबू में नहीं रहता। मुझे तो लगता है ये लड़की झूठ बोल रही है।
आ गई तुम? फोन भी नहीं उठा रही। मुक्ता कहां रह गई थी तुम? कब से इंतजार कर रहा हूं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ओ, समझ गया। लगता है इस बार तुमने फिर से क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक्सीड कर दी है ना? डोंट वरी, मैं कमाता किसके लिए हूं यार? तुम्हारे लिए। अभी बहुत लेट हो रहे हैं, चलते हैं, ठीक है? चलो, कम कम। ये क्या किया तुमने? क्या कर रही हो ये? पागल हो गई हो? आवाज छोड़ो मुझे, उठाओ जल्दी। छोड़ो, क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? अरे छोड़िए, आप क्या कर रही हैं? अरे छोड़िए मैडम। ठीक तो है ना सर? मुक्ता, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? होश में आओ। मुक्ता! मुक्ता, अब कैसी हो तुम? मुझे माफ कर दो चेतन। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। इतनी चोट पहुंचाई है मैंने तुम्हें। अरे कोई चोट नहीं आई मुझे। देखो देखो, एकदम हट्टा कट्टा हूं मैं। हाँ, लेकिन मुक्ता आपने ऐसा किया क्यों? आपको ऐसे अचानक गुस्सा आने की वजह? मैं तो खुद हैरान हूँ, मुझे कभी गुस्सा आता ही नहीं है सर। और फिर बेवजह इतना ज्यादा गुस्सा कैसे आ गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुक्ता ठीक कह रही है सर, मैंने इसे आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा। गुस्सा होना तो बहुत दूर की बात है। तो आप दोनों का कहना है कि आप लोगों ने अपने अपने पतियों पे इसलिए हमला किया क्योंकि आप लोगों को अचानक उन दोनों पे बहुत तेज गुस्सा आने लगा। फिर हैरानी की बात यह है कि आप दोनों के पास कोई ठोस वजह नहीं थी उनसे गुस्सा होने की, राइट? जी हाँ सर, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। वो तो शुक्र है भगवान का कि चेतन को कुछ हुआ नहीं, वरना मैं अपने ही हाथों अपने आप को विधवा कर लेती। 2 दिनों के अंदर ऐसे 2 हादसे होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जरूर कोई बड़ा कारण है इसके पीछे जो इस वक्त हमें दिख नहीं रहा। और इस बात के तह तक पहुंचने के लिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि उस दिन आप लोगों ने क्या क्या किया था। सर, उस दिन विशाल ने मुझे सुबह उठाया, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया, मुझे बहुत पैम्पर कर रहे थे क्योंकि हमारी एनिवर्सरी थी उस दिन। फिर उनके ऑफिस जाने के बाद मैं तैयार होकर बाजार गई। वहां मैंने विशाल के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट खरीदा। उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद था, इसलिए मैं उनके लिए स्पीकर्स लेकर आई और फिर मैं घर चली आई। अच्छा ये बताइए, उस दिन आपने बाहर कुछ खाया था? नहीं, मैंने लंच घर पर ही किया था। उसके बाद क्या हुआ? उस दिन जब मैं घर वापस आई तो दरवाजे पर एक गिफ्ट पार्सल पड़ा था और उसमें लाल रंग के जूते थे जिस पर
जिस पर विशाल ने एक नोट लिखा था, हैप्पी एनिवर्सरी। उसके बाद उसके बाद मैं विशाल के घर आने का इंतजार करने लगी, खुद को संवारने लगी, विशाल की पसंदीदा साड़ी पहनी और उसके वो भेजे हुए जूते पहने। और जब वो घर लौटे तो मैं और मुक्ता जी, आपने क्या किया था उस दिन? सुबह होते ही मैं और चेतन घर से निकल पड़े। वो अपने ऑफिस चले गए और मैं अपने बैंक का काम खत्म करके मार्केट में ही घूमने लगी। फिर मैं एक जूते की दुकान में गई। ये बिल्कुल नया स्टॉक है मैम, आपको जरूर पसंद आएगा। ये है तो बहुत प्यारे, लेकिन क्या आपके पास इनमें लाल कलर है? नहीं मुक्ता जी, लाल कलर के जूते आउट ऑफ स्टॉक है। भाई साहब, मैं पार्टीज में ना सिर्फ लाल कलर पहनती हूँ, मंगा दीजिए ना। अरे क्यों नहीं मुक्ता जी, आपके लिए क्यों नहीं मंगवाऊंगा। मुझे शाम तक का वक्त दीजिए, मैं लाल कलर का जूता आपके घर पे भिजवा दूंगा। ठीक है, लेकिन 4 बजे तक भिजवा दीजिएगा। ओके? वही जूते पहन के मैं चेतन के ऑफिस गई और फिर ऑफिस। अच्छा ये बताइए कि आपने बाहर कुछ खाया पिया था क्या? जी हाँ, मैंने और चेतन ने लंच बाहर ही किया था। पूर्वी, इन दोनों को अंदर ले जाओ। आई। सर, दोनों कहानियों में एक चीज कॉमन है, लाल जूते। हाँ रजत, तो इन लाल जूते में ऐसी क्या बात हो सकती है? मगर सर, प्रीति को ये लाल जूते उसके पति ने गिफ्ट किए थे और मुक्ता को दुकानदार ने होम डिलीवरी की थी। हाँ विनीत, मगर ये लाल जूते ही है जो इन दोनों कहानियों को आपस में जोड़ती है। घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो लाल जूते कहीं मिलते हैं क्या। निखिल तुम अंदर चेक करो, मैं यहां देखता हूं। यहाँ तो कोई लाल कलर की लेडीज शू नहीं है। सर जूते अंदर नहीं है, यहां भी नहीं। चेतन, जूते कहाँ हैं? यहीं कहीं होने चाहिए सर। यहीं कहीं होने चाहिए तो हैं कहाँ? नहीं सर, यहाँ पे तो नहीं है। सर, बेडरूम में भी जूते नहीं मिले। सर यहाँ भी नहीं मिले। हाँ बोलो। हमने मुक्ता के घर को अच्छी तरह छान लिया, जूते नहीं मिले। इसका मतलब साफ है कि गड़बड़ उन जूतों में ही है, इसलिए हमारे पहुंचने से पहले खूनी ने वो जूते गायब कर दिए। ये लाल जूते गए तो कहाँ गए? सर, ये केतु है, मुक्ता जी के घर यही गया था जूते देने। सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं तो सिर्फ जूते देकर वापस आ गया था सर। थोड़ा याद करके बताओ, जब तुम मुक्ता को उसके जूते देने जा रहे थे
तो रास्ते में कुछ हुआ, शायद तुमने थोड़ी देर के लिए जूतों को लवारिस छोड़ दिया, या फिर किसी ने उन्हें बदल दिया, कुछ अलग, कुछ अजीब, कुछ भी। हेलो, हाँ सर, एड्रेस मिल ही नहीं रहा है। कौन सा पता देकर रखा है? मिल ही नहीं रहा है। अरे सर, इसका मतलब जो आदमी केतु से टकराया उसने जूते बदल दिए? हो सकता है पंकज, और अगर जल्दी ही उन खूनी जूतों का राज पता नहीं चला तो शायद कुछ और पति मारे जाएंगे अपनी पत्नियों के हाथों। आप लोग अब उठ सकते हैं। ओ, ये चक्कर है। क्या चक्कर है डॉक्टर साहब? अभिजीत, मुझे खूनी का पता लग गया है। कौन है सर? जूते। जूते? वही लाल जूते जो इन दोनों लड़कियों ने पहने हुए थे। डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? रजत, उन जूतों में ऐसा कुछ खास था जिसकी वजह से जो भी उन जूतों को पहनता शायद खून करने लगता। मतलब सर, उन जूतों को अगर मैं पहनती तो मैं भी खून कर देती? शायद, चांसेस हैं। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसा क्या है उन जूतों में कि उन्हें पहन के एक आदमी खूनी बन जाएगा? मैं बताता हूं। ये देखो, इन दोनों के पैरों पर ये छोटा सा इंजेक्शन का निशान। इसका मतलब ये है कि इंजेक्शन के जरिए कोई ऐसा केमिकल इनके शरीर के अंदर गया है जिसकी वजह से इन लोगों ने ऐसा वायलेंट रिएक्ट किया है। और ये इंजेक्शन इन्हें तब लगा जब इन दोनों ने वो लाल जूते पहने थे। अगर जूतों में इंजेक्शन था तो हमें महसूस क्यों नहीं हुआ? मतलब हमें चुभता ना, हमें दर्द तो होता। अभिजीत, शायद इंजेक्शन के साथ साथ उसमें एनेस्थीसिया भी था जिसकी वजह से इन दोनों के पैर सुन्न हो गए और इन्हें पता नहीं चला। तो बहुत बड़ी प्लानिंग की खूनी ने। लेकिन डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शन था किस चीज का? हॉलीवुड क्रैडॉक। हॉलीवुड क्रैडॉक? हाँ सर। ओह माय गॉड। क्यों? ऐसा क्या है इस केमिकल में? ये एक ऐसा केमिकल है अभिजीत, जो अगर इंसान के शरीर में चला जाए तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, उसके दिमाग में तूफान मचने लगता है, उसे इतना ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो अपने होश में नहीं रहता, बहुत ही हिंसात्मक, वायलेंट हो जाता है, और ऐसी हालत में वो किसी का खून भी कर सकता है। मतलब सर, बहुत ही खतरनाक केमिकल है। आमीन, इसीलिए इस केमिकल पर बैन है। कई देशों में तो इस केमिकल को जानवरों पर इस्तेमाल किया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो जानवर कितना वायलेंट हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बॉडी में जाने के बाद इस केमिकल को कितना टाइम लगता है असर दिखाने में? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। 10 मिनट? लाल जूते और उसमें ये केमिकल वाले इंजेक्शन। सर, एक बात तो तय है, खूनी ने प्रीति और मुक्ता के बारे में अच्छे से रिसर्च की थी। वो जानता था कि मुक्ता का पसंदीदा जूतों का ब्रांड कौन सा है। इतना ही नहीं रजत, खूनी को अच्छी तरह से मालूम था कि कौन सा वक्त सही है उन दोनों के लिए, अपने पति विशाल और चेतन को मारने के लिए। हाँ सर, अगर ये खून करने की कोशिश इन लोगों ने उस वक्त की होती जब वहां लोग मौजूद थे, तब शायद इनका प्लान फेल हो जाता। बिल्कुल हो जाता कि वहां पे मौजूद लोग विशाल को बचा लेते। असली खूनी को अच्छी तरह से पता था कौन से वक्त पे इस जुर्म को अंजाम देना चाहिए। सर, ये प्रीति और विशाल का घर में अकेला होना तो समझ में आता है, लेकिन मुक्ता तो चेतन के ऑफिस में गई थी ना, तो उसे कैसे पता चला कि चेतन ऑफिस में किस वक्त अकेला रहने वाला है? इस मुक्ता से पूछ लेते हैं। सर, कुछ पता चला ये सब कौन कर रहा था? अभी तक तो नहीं, पर आप लोग चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी असली गुनहगार हमारे सामने होगा। मुक्ता जी, एक बात बताइए,
आप ठीक उसी वक्त कैसे पहुंची चेतन के ऑफिस में जब वो बिल्कुल अकेला था? सर मैं तो 4 बजे जाने वाली थी, लेकिन इनका फोन आया था कि मैं 4 बजे ना जाके 6 बजे जाऊं। ये मीटिंग में बिजी थे। मतलब चेतन ने तुम्हें खुद 2 घंटे देरी से आने के लिए कहा? क्या कह रही हो मुक्ता? मैंने तुम्हें ऐसा कोई फोन नहीं किया था। मैं तो खुद हैरत में था कि इसे आने में इतनी देर क्यों हुई। अगर आपने फोन नहीं किया तो फिर किसने किया? ये फोन कॉल आपके मोबाइल पे आया था? नहीं सर, मेरे लैंडलाइन पे आया था। सचिन, पता करो 24 तारीख दोपहर 4 बजे के आसपास इनके लैंडलाइन पे किसका फोन आया था। वैसे आपने कहा कि लाल जूतों को पहनने के बाद आपको अचानक गुस्सा आया। ये लाल जूते की डिलीवरी कब हुई थी आपके पास? सर जूते की डिलीवरी उसके दिए हुए टाइम से बहुत लेट हो गई थी। मैं गाड़ी में बैठ के ऑफिस के लिए निकल ही रही थी, तब जूते वाला आया था। और वो जूता पहना कब आपने? इनके ऑफिस के नीचे सर। जूते चेंज करके ही मैं ऊपर गई थी। लेकिन सर अगर खूनी चाहता था कि मुक्ता नए जूते पहनकर ऑफिस जाए तो वो आखिरी मिनट तक इंतजार क्यों करता? मतलब ये भी तो हो सकता था कि मुक्ता नए जूतों को गाड़ी में ही रहने देती और पुराने जूतों में ही चेतन से मिलने चली जाती। हो सकता रजत, पर उस दिन ये दोनों पार्टी में जाने वाले थे तो शायद मुक्ता कार में जूते पहन लेती और खूनी के पास अच्छा मौका भी था चेतन को मारने का, है ना, क्योंकि ये दोनों अकेले थे। पता नहीं हम दोस्तों के पीछे कौन हाथ धो के पड़ गया। हमने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। चेतन दिमाग पर जरा जोर डाली। कोई पुराना किस्सा याद आता है, कोई पुरानी दुश्मनी, छोटी ही सही, कोई भी ना। आप लोगों को किसी पे शक नहीं है? नहीं सर। सर ये जुर्म तो एक उलझी हुई पहले की तरह होता जा रहा है। अगर इनका कोई दुश्मनी नहीं था फिर कौन ऐसा होगा जो इतनी गहरी साजिश रचेगा इन दोनों को मारने के लिए? ये सब कुछ एक सोचा समझा हुआ प्लान है। खूनी ने ऐसा वापरा जैसे शतरंज के खिलाड़ी घोड़ों और ऊंट को वापरता है। हाँ सर, खूनी ने ये सब उन जूतों के जरिए किया है, उनमें इंजेक्शन फिट करके। इसका मतलब है वो जूते ऑर्डर देख के बनवाए गए थे, तभी तो सोल के नीचे इंजेक्शन रखने का जगह बना पाया वो। सर फिर तो खूनी लेदर मार्केट भी गया होगा चमड़ा खरीदने। बिल्कुल गया होगा। उन सारी दुकानों में जाके पता करो जहाँ पे ये जूते बनते हैं या फिर उन्हें बनाने के सामान बेचे जाते हैं। सर उस नंबर का पता चल गया है सर। वो फोन चेतन ने नहीं बल्कि किसी अरुण कुमार ने किया था। अरुण कुमार? मुक्ता, आप किसी अरुण कुमार को जानती हैं? अरुण कुमार? नहीं सर, मैंने तो ऐसे किसी आदमी का नाम भी नहीं सुना। प्रीति तुम? मैं किसी अरुण को नहीं जानती। शायद विशाल जानता हो। अगर विशाल जानते किसी को तो मुझे जरूर बताते। हाँ अरुण कुमार, शायद एक अरुण था तो सही हमारे कॉलेज में, है ना? अरे नहीं, वो तो अरुण यशोधन था, अरुण कुमार नहीं। आप सब में से कोई भी अरुण कुमार को नहीं जानता, मगर वो आप सबको अच्छी तरह से जानता है। विशाल को क्यों मारा तुमने? मारा मतलब सर? विशाल? कौन विशाल सर? ये विशाल। अब कुछ याद आया? नहीं सर, इस आदमी को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, इसे तो जरूर पहचानते होगे। नहीं सर, अब ये कौन है? ये चेतन है। चेतन बन के उसकी वाइफ को फोन करते हो और कहते हो चेतन को ही नहीं पहचानते। कमाल है। सर मैं किसी और की वाइफ को क्यों फोन करूंगा सर? मेरी खुद की वाइफ है फोन करने के लिए। झूठ मत बोलो। फोन रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि कल शाम 4 बजे तुमने ही मुक्ता को फोन किया था। मुक्ता? सर मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। कौन है ये सब सर? और कल 4 बजे? हाँ सर, 1 मिनट। मैं कल शाम को 4 बजे बाजार गया था और एक आदमी ने मुझसे फोन मांगा था एक कॉल करने के लिए। एक आदमी को दिया था फोन कॉल करने के लिए। बड़ी अच्छी कहानी बना लेते हो। मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, आप खुद सोचिए। अगर मुझे जुर्म करना होता तो मैं खुद का फोन क्यों इस्तेमाल करता? किसी पीसी या किसी और फोन से कॉल नहीं कर सकता था क्या? उस आदमी की शक्ल याद है तुम्हें जिसने तुमसे तुम्हारा फोन मांगा था? नहीं सर, थोड़ा जल्दी में था तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, अगर तुम्हारी ये कहानी झूठी निकली तो तुम अपने बच्चों को कहानी सुनाने लायक नहीं रहोगे।
क्या हुआ पीयूष? तूने हम लोगों को अचानक क्यों बुला लिया? मुझे तुम लोगों से जरूरी बात करनी है। हाँ बोलना। मुझे लगता है वो वापस आ गया है। What? पागल तो नहीं हो क्या तू? अरे यार मैं ठीक कह रहा हूँ। विशाल ऊपर पहुंच गया, चेतन मरते मरते बचा। इससे पहले कि हम दोनों का टिकट कट जाए, हमें सब कुछ सीआईडी को बता देना चाहिए। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? अगर सीआईडी को इस बात की भनक भी लग गई ना, तो तू सोच नहीं सकता वो हम लोगों का क्या हाल करेंगे। अरे यार जो होगा देखा जाएगा। यूं बेमौत मरने से तो अच्छा ही है ना। देख, अगर तूने सीआईडी को बताने की बात भी की ना, तो वो वापस आया हो या ना आया हो, मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। अरे मुझे बचा ले यार। मैं पागल हो रहा हूँ, पागल। मेरा दिमाग फट रहा है, दिमाग। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। पीयूष, तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा हम लोगों को, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, हम तेरे साथ हैं ना। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। प्लीज हेल्प मी। कम। कुछ दिनों में आपके यहाँ कोई आदमी लाल रंग का चमड़ा खरीदने आया था लड़कियों के जूते बनवाने के लिए? ऐसा तो यहाँ कोई नहीं आया सर। सर आया था, मैनेजर साहब से मिला था। काफी कम लेदर चाहिए था उसे, वो भी लाल रंग का ही चाहिए था साहब। कौन था वो? चेहरा याद है उसका? मुझे तो नहीं साहब, मैनेजर साहब को याद होगा। ये मैनेजर कहाँ? बुलाओ जरा उसे। मैनेजर साहब छुट्टी पे गए हैं। छुट्टी पे गया? फोन लगाओ सर, बोलो सीआईडी ने ब्यूरो में बुलाया स्केच बनवाने के लिए। पांडुरंग दगड़ू सरा। अरे पूर्वी, अरे पूर्वी, अरे तो यार, अरे पूर्वी, अरे वेरी गुड, तुमने तो कमाल कर दिया भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, तुम कमाल हो यार। अरे सालों के साहब, ऐसी क्या बात हो गई जो खुशी से आपकी छाती फूल गई? यार तुम्हें पता नहीं, वो पूर्वी ने मुझे सलाह दी थी ना वो लेटर लिखने की। अरे भाई मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को एक अच्छा सा लेटर लिखा, फूलों का गुलदस्ता भिजवाया और बस उसको गुस्सा तो गायब। क्या बात सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुबारक हो सर। अरे भाई रहने दो, अपनी मुबारकबाद आप अपने पास रखिए, पहले भी झेल चुका हूँ यार मैं तुम्हें। अरे सर, गिफ्ट में कैंची दी आपने और गलती मेरी। यार ऐसे वक्त पे कैंची की याद दिलाना जरूरी है क्या यार? मैंने कहा था ना सर कि आपका लिखा हुआ खत पढ़ के वो खुश हो जाएगी। वेरी गुड पूरी, तुम कमाल हो। आइंदा से इस मामले में कोई टिप्स लेनी होगी ना बेटा, मैं सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। यस डॉक्टर साहब, पूर्वी से क्यों, आप तो ये तारिका से भी ले सकते हैं और उसके लिए आपको यहाँ ब्यूरो में आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं दया, तुम समझते नहीं हो यार, तारिका की इस मामले में जरा पसंद कमजोर है यार। डॉक्टर साहब, अभिजीत के बारे में अगर कुछ कहना है तो मेरे सामने तो प्लीज आप। अच्छा, बुरा लगा ना, बुरा लगा, कोई बात नहीं है यार। मैं भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता ये डिस्कस करके यार। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे फेशियल कराने जाना है यार। सर, फेशियल? और आप? क्यों, मैं फेशियल क्यों नहीं है? नहीं, बिल्कुल सर, करना चाहिए आपको, फेशियल करना चाहिए। हाँ, और आज तो जरूर करना चाहिए यार। बिल्कुल, यू नो डेटिंग है, डिनर पे जा रहा हूँ गर्लफ्रेंड के साथ यार। बहुत अच्छी बात है सर। उम्मीद करते हैं कि जब तक आप दोनों का डिनर खत्म हो जाता है तब तक हम लोग ये केस सॉल्व कर देंगे। यस यस, ऑफ कोर्स तुम केस सॉल्व करो, मैं डिनर सॉल्व करता हूँ। बाय पूर्वी, बाय। डॉक्टर साहब, उनकी भी कमाल क्या, उम्र 55 की, दिल बचपन का। अरे उनके सामने मत बोल देना, जीना हराम कर देंगे तुम्हारा। सर स्केच तैयार हो गया। गुड, देखे जरा। तो ये है वो चैंपियन। अब इस चैंपियन का अच्छा वक्त शुरू होगा। देखो कहां छुप के बैठा है।
हाँ पूर्वी। सर यहाँ पर ये नीडल्स और सिरिंजेस मिली है। सर ये वो केमिकल जो जूतों में इस्तेमाल किया गया था। और सर ये जेल जो पैरों को सुन्न करने के लिए जूतों में डाला गया था। सर यहाँ पर ये लाल जूते भी हैं और सर ये इंजेक्शन। मतलब इन सब के पीछे पीयूष का ही हाथ है। पूर्वी, सब कुछ उठा लो। मेरी सर पीयूष तो यहाँ मरा पड़ा है। My God। सर हमें तो लग रहा था यही सबको मार रहा है। इसका मतलब इसके साथ कोई और आदमी भी मिला हुआ था क्या? सर ये देखिए, इसके जेब में से ये चिट्ठी है सर। क्या लिखा? मैंने ही विशाल का खून करवाया और चेतन पर हमला भी करवाया। नफरत करता था मैं अपने दोस्तों से। कॉलेज के दिनों से चेतन, विशाल, धीरज मुझे परेशान करते थे और बिजनेस पार्टनर बन जाने के बाद भी मुझे मेरा हक नहीं देते थे। इसलिए गुस्से में आकर मैंने उनसे बदला लेने की ठानी। अगर सीआईडी को मेरे बारे में पता चल गया, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं। पीयूष, अजीब बात है सर। जब गुनहगार को पता होता है कि एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाएगा, फिर गुनाह करता ही क्यों है? और इसने तो सीआईडी के डर से खुदकुशी कर ली। बात कुछ हजम नहीं हो रही है विनीत। ये आदमी अपने दोस्तों से बदला लेना चाहता था। इतनी लंबी प्लानिंग की उसने बदला लेने के लिए, और अभी इसका बदला पूरा भी नहीं हुआ। डर के मारे आत्महत्या करेगा क्या? सर, इसके हाथ और पैर पर ये निशान देखिए। रस्सी के बांधने का निशान। पीयूष को बांध के रखा था। लगता तो है सर, लेकिन जब ये ब्यूरो आया था तब तो कोई निशान नहीं था। और ये निशान काफी गहरे हैं। लगता है काफी दिनों से बांध कर रखा गया था इसे। पीयूष को बांध के भी रखा गया था और पीयूष ब्यूरो में भी। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम जैसे पहले थे ठीक वैसे हो जाओगे। अब मैं इंजेक्शन लगा रहा हूं, तुम पलट जाओ। कौन हो तुम लोग? सीआईडी, पीछे हटो। चेहरा बदलवाया जा रहा है, हैं? चेहरा चाहे पीयूष का हो या अमित का, अंजाम तो फांसी ही है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? ऐसी कोई बात नहीं है। जाने दीजिए मुझे। कहाँ जा रहे हो? चेहरा नहीं बदलवाओगे? हाँ, मैं पीयूष नहीं, अमित हूँ। अमित, यही है ना तुम्हारा असली चेहरा? अब बताइए अमित जी, क्यों मारा अपने दोस्तों को तुमने? हैं? दोस्तों के नाम पे धब्बा थे वो लोग, धब्बा। क्यों? ऐसा क्या किया था उन लोगों ने तुम्हारे साथ? उनकी वजह से मैं खूनी बना। मैंने अपने हाथों से सपना की जान ले ली। कौन सपना? सपना मेरी प्रेमिका। कॉलेज के दिनों में हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन सपना ने विशाल, पीयूष, चेतन और धीरज को एग्जाम पेपर चुराते हुए देख लिया। फिर उसने धमकी दी कि वो सब कुछ प्रिंसिपल को बता देगी।
फिर इन चारों ने उसे मारने का प्लान बनाया। पर सपना तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, उनके कहने पे तुमने सपना का खून कर दिया, क्यों? क्योंकि उन चारों ने मुझसे झूठ कहा कि सपना मुझसे बेवफाई कर रही है। वो चारों अच्छी तरह से जानते थे कि मुझे मेरे गुस्से पर काबू नहीं रहता, इसीलिए बिना सच जाने मैंने सपना की जान ले ली। फिर जब तुम्हें सच का पता चला तो तुमने एक एक करके सबसे बदला लेना शुरू कर दिया। हाँ, और डॉक्टर साहब ने मेरी मदद की। इन्होंने मुझे पीयूष का चेहरा दिया, जिसका फायदा उठाकर मैंने अपने प्लान को अंजाम दिया और पीयूष को 1 साल तक कैद कर रखा। और मैं भी यही चाहता था कि इन चारों की मौत की वजह भी वही गुस्सा हो जिसकी वजह से मेरी सपना की मौत हुई थी। और इसीलिए मैंने जूतों में इंजेक्शन फिट किया। प्लान तो अच्छा बनाया था तुमने, लेकिन एक गलती कर दी। पीयूष के मोबाइल से आखिरी कॉल डॉक्टर साहब को कर दिया। सपना का खून किया तुमने। पश्चाताप के आंसू बहाने के बजाय अपने दोस्तों को भी मारा। तुम्हें तो फांसी ही होगी। और डॉक्टर साहब, आप पैसों की लालच में बिक गए। आपका और इनके बाकी दोस्तों का हिसाब तो अब अदालत ही करेगी। तुम ही मेरा प्यार हो, मेरा जुनून। बरसों से जिस दिन का इंतजार था, आज आखिर वो दिन आ ही गया। तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हारे सामने। हम दोनों एक दूसरे के कितना करीब। अब कोई भी तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कभी भी अपनी नजरों से दूर जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं। नमस्कार, सभी कला प्रेमियों का स्वागत है। मेरे एग्जीबिशन में आने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर के एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम को, जिन्होंने आज यहाँ आने के लिए अपना समय निकाला। अब मैं इस शहर के जाने माने उद्योगपति और इस फंक्शन के चीफ गेस्ट मिस्टर मुकुल जी से निवेदन करता हूँ कि वो रिबन काटकर इस प्रदर्शनी का शुभारंभ करें। प्लीज वेलकम। थैंक यू। आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है, पर ये रिबन मैं अकेले नहीं काटूंगा। मैं एसीपी प्रद्युमन के साथ मिलकर इसे काटना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम लोग सुरक्षित हैं। अरे नहीं मुकुल जी, ये रिबन आप ही काटिए। देखिए, हम जो करते हो हमारी ड्यूटी है, फर्ज है हमारा। प्लीज आइए ना, प्लीज मुकुल जी, प्लीज प्लीज कम ऑन, आइए सर। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है आपने। थैंक यू दया सर। भाई, इस पर सोल्ड का टैग लगा दो। ये पेंटिंग मैंने खरीद ली। एक्सक्यूज मी प्लीज। भाई मुकुल जी, अगर आपको एतराज ना हो तो भाई ये पेंटिंग तो हम खरीदना चाहेंगे। प्लीज। भाई जतेन, बहुत खूब। भाई तुम तो मुझसे भी अच्छी पेंटिंग बनाने लगे। विक्रम सर, आप मुझे क्यों शर्मिंदा? अरे खुश रहो, आप ही तो मेरी प्रेरणा। जीते रहो। इनसे मिलिए, एसीपी प्रद्युमन जी, दया सर और। अरे भाई, इन लोगों को कौन नहीं जानता, ये लोग तो हमारे देश की शान है। अरे नहीं विक्रम जी, उल्टा आप जैसे कलाकारों की वजह से ही हमारे देश का नाम रोशन होता है। आप शर्मिंदा कर रहे हैं सर। हेलो, कब? सर, सर, मशहूर टीवी रिपोर्टर रोनिता जी लापता हो गई। लापता? कैसे?
सर कुछ घंटे पहले वो मेयर साहब का इंटरव्यू लेने के लिए जा रही थी। अपने ऑफिस से निकली तो थी, लेकिन वहां पहुंची नहीं। सर, हाँ, रोनिता मेरी कजिन, प्लीज उसे ढूंढ निकालिए। तुम्हारी बहन है रोनिता? जी ठीक है, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, हम ढूंढ निकालेंगे उसे। एक काम करो, उस रास्ते भी जाकर चेक करो जिस रास्ते से रोनिता मेयर के बंगले पर जा रही थी, और हम उसके ऑफिस में जाकर चेक करते हैं। सर हमें रोनिता जी के ऑफिस से निकले हुए 40 मिनट हो गए। वो मेयर साहब से मिलने यहीं से गई होंगी, लेकिन उनकी गाड़ी अभी तक दिखाई नहीं दी। वही समझ में नहीं आ रहा पूर्वी, ये रोनिता जी गायब कहाँ हुई? एक मिनट पूर्वी, गाड़ी रोको, लगता है ये रोनिता जी की गाड़ी है। सर गाड़ी के अंदर तो कोई भी नहीं है और आसपास भी कोई नहीं है। टायर का निशान देख के लगता है कि यहाँ पे कोई ट्रक खड़ा था। सर मतलब रोनिता जी की गाड़ी के ठीक पीछे एक ट्रक भी पार्क था। और इस निशान से साफ पता चलता है कि वो ट्रक बाद में यहाँ इस रोड पे गया है। तो रास्ता तो बंद है। गाड़ी के अंदर देख के लगता तो नहीं है कि यहाँ पे हाथापाई हुई है। सब कुछ ठीक ठाक है। फिर ऐसी जगह पे रोनिता जी ने अपनी गाड़ी क्यों रोक दी? हाँ, रोनिता जी की गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मजबूरन उन्हें गाड़ी यहाँ छोड़नी पड़ी। सर हो सकता है किडनैपर उनका ट्रक में पीछा कर रहा हो। सर ये देखिए, सर गाड़ी खराब होने के बाद रोनिता जी ने जरूर इस इमरजेंसी कार सर्विस को फोन किया होगा। कार सर्विस वाले को? हाँ सर। इसका मतलब है कोई ना कोई मैकेनिक तो यहाँ पे आया होगा गाड़ी देखने के लिए, और वही बता सकता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। जरा इस सर्विस स्टेशन में फोन करके पता करो। सर। सर उनका कहना है कि रोनिता जी की गाड़ी को चेक करने के लिए एक नरेश नाम का मैकेनिक आया था, और उसने अभी तक सर्विस सेंटर को रिपोर्ट नहीं की। नरेश? चीफ एडिटर, आप चीफ एडिटर शंतनु हैं? जी सर, मैं ही हूँ। मैंने ही आपको फोन किया था। ओके, देखिए शंतनु जी, हम रोनिता का टेबल चेक करना चाहते हैं। ओके सर। गार्गी ले जाओ। जी सर। Ready? सर आप इधर हैं। शंतनु जी, क्या लगता है आपको, वाकई रोनिता का किडनैप हुआ है? हाँ सर। अच्छा, किसने किया होगा ये? किसी पर शक है आपको? पता नहीं सर, वैसे रोनिता तो एक बहुत ही होशियार और निडर रिपोर्टर थी। उसने कई हाई प्रोफाइल लोगों के गैर कानूनी धंधों का पर्दाफाश किया था सर। ओह, समझ में नहीं आता कि किस पर शक किया जाए और किस पर नहीं किया जाए। शंतनु जी एक बात बताइए, ये रोनिता फिलहाल किसकी स्टोरी पर काम कर रही थी? पता नहीं सर, वो अपनी न्यूज स्टोरी तभी बताती थी जब उसका सारा रिपोर्ट तैयार हो जाता था। ओह सर। हाँ हाँ फ्रेडी, ये फाइल देखिए सर। इस फाइल को आखिरी बार 6:20 को मॉडिफाई किया गया था। और रोनिता भी करीब 6:30 बजे ऑफिस से बाहर निकली थी। मतलब रोनिता ऑफिस से बाहर जाने से पहले
किसी फाइल पर काम कर रही थी। इस फाइल पर, फाइल खोल के देखा। इस फाइल को खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए। उन्होंने इसे लॉक करके रखा है। तो मैंने रोनीता टाइप करके देखा, मगर पासवर्ड कुछ और ही है। पासवर्ड जानती है? सर अब बोल्ड BOLD टाइप कीजिए। पिछले प्रोजेक्ट में जब हमने साथ काम किया था तो उसने अपनी फाइल का पासवर्ड बोल्ड ही रखा था। BOLD, ये पासवर्ड भी गलत है। अब क्या करें सर? कोई तो पासवर्ड होगा ना फ्रेडी, कोई तो पासवर्ड होना ही चाहिए। ये रोनिता की डायरी है? जी सर। शायद इसमें हो सकता है। ये क्या नाम है? AID, आइडा? कि ये रोनिता का पेट नेम तो नहीं? फ्रेडी, तो इसे टाइप करके देखो, AIDA, आइडा। सर ये फाइल तो डिलीट होगी। फाइल डिलीट हो गई? इसका मतलब है रोनिता ने अपने कंप्यूटर को इस तरह से सेट करके रखा है कि अगर कोई 3 बार गलत पासवर्ड टाइप करे तो फाइल डिलीट हो जाएगी। ऐसा ही हुआ होगा। देखते हैं और कुछ है क्या। व्योम कौन है? सर व्योम को रोनिता का दाहिना हाथ समझिए। उसकी न्यूज स्टोरी के लिए सारी जानकारी वही ढूंढ कर लाता था। अच्छा, तो फिर ये व्योम जरूर जानता होगा कि रोनिता किसकी स्टोरी पर काम कर रही थी। व्योम। सर ये तो किसी की फोटो लग रही है। हाँ फ्रेडी। सर रोनिता को मैंने ये फोटोज डस्टबिन में डालते हुए देखा था। उसके बाद वो जल्दी जल्दी में कहीं बाहर निकल गई। अच्छा, तो देखे तो सही लगा कर किसकी फोटो है ये। ये देखो फ्रेडी, ये मुकुल है, मुकुल। और लगता है कि ये किसी को पैसे दे रहा होगा। फिर जरूर ये रोनिता मुकुल की स्टोरी पर ही काम कर रही थी। नरेश जी, हम लोग CID से हैं। क्या आपने रोनिता जी का कंप्लेंट कॉल अटेंड किया? कार नंबर है XC021346। हाँ सर, मुझे ही भेजा गया था। तो क्या तुम मिले थे उनसे? नहीं मैम, मैं जब उनकी कार तक पहुंचा तो वो लॉक करके जा चुकी थी और मैंने उनके मोबाइल पे कॉल भी किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप इमरजेंसी सर्विस सेंटर में कॉल करके बताएं कि रोनिता जी कार छोड़ के चली गई? सॉरी सर, एक्चुअली मुझे पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था, तो मुझे लगा कस्टमर मेरे बॉस से कंप्लेंट ना कर दे, इसलिए मैंने अपने बॉस को कॉल ही नहीं किया। अच्छा ये बताओ कि उनकी गाड़ी के आसपास तुमने कोई ट्रक देखा? हाँ सर, जब मैं गाड़ी के पास पहुंचा था एक आइसक्रीम ट्रक को जाते हुए देखा। आइसक्रीम ट्रक? सर इसका मतलब रोनिता जी की गाड़ी के पीछे जो टायर के निशान थे वो इसी ट्रक के थे और किडनैपर ने रोनिता जी को इसी ट्रक में अगवा किया होगा। ये आइसक्रीम ट्रक कौन सा रंग का था? सर सफेद रंग का था और उस पे जस्ट आइसक्रीम का लोगो भी था। जस्ट आइसक्रीम? 3 बजे की मैं छुट्टी में अपॉइंटमेंट से कैंसिल कर दूं, मुझे अर्जेंट काम है। अरे ACP सर, आइए बैठिए। रोनिता के बारे में कुछ पता चला? हाँ, कुछ राज खुल गए, सोचा कुछ आपसे पता कर लेंगे। क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। सब समझ जाओगे फ्रेडी। ये सब क्या हो रहा है? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं भला अपनी कजन को क्यों अगवा करवाऊंगा? इसलिए ये फोटोग्राफ आपको कहां से मिला? सवाल हम तुम्हें पूछने आए, उल्टे सवाल पे सवाल तुम हमें पूछे जा रहे हो। वाह, बताओ कौन है ये आदमी? और उसे पैसे ही दे रहे हो ना तुम? ये एक एजेंट है,
लेकिन मैं किसी से भी मिलूं, कुछ भी करूं, इससे रोनिता का क्या लेना देना? क्योंकि ये फोटोग्राफ रोनिता के ऑफिस में से हमें मिला है, उसकी टेबल पर से। इसका मतलब रोनिता मुझ पर नजर रखी हुई थी, लेकिन क्यों? मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। आपकी अपॉइंटमेंट डायरी में व्योम का नाम लिखा हुआ है। कौन है ये व्योम? इस व्योम का नंबर तुम्हारे डायरी में कैसे? क्यों? सर ये वो आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मुकुल जी, तुम्हारे मेहमान बनकर हम तुम्हारे एग्जीबिशन में आए थे, अब तुम हमारे मेहमान बनकर हमारे ब्यूरो में चलिए। इस रोड पर तो हमारा ट्रक कभी जाता ही नहीं। ये जरूर वही ट्रक होगा जो कुछ दिन पहले चोरी हो गया था। कहां से चोरी होता है ट्रक हमारा? ट्रक का ड्राइवर ट्रक को लेकर अपने घर गया था, वहीं पर किसी ने उस पर हमला किया और ट्रक लेकर भाग गया। सर ये उस ट्रक का ड्राइवर है, मोंटू। मोंटू, ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, शुरू से बताओ। साहब मैं ट्रक लेके अपने घर गया था खाना खाने, और पीछे से कोई ट्रक में घुसा और मेरे ऊपर वार कर दिया। आपने उसका चेहरा देखा था? नहीं, उसने किसी चीज से वार किया और मैं बेहोश हो गया। अच्छा, उस आदमी के बारे में कुछ और बता सकते हो? साहब उसके शरीर से मांस की बदबू आ रही थी। मांस की बदबू? थैंक यू। टीवी रिपोर्टर की किडनैपिंग, आइसक्रीम ट्रक की चोरी और किडनैपर के शरीर से मांस की बदबू, सारे कड़ियों को जोड़ना होगा। बताओ मुकुल, अपनी बहन रोनिता को किडनैप करके कहां रखा है तुमने उसे? सर मैंने रोनिता को किडनैप नहीं किया। इनफैक्ट जब एक खबर मिली, मैं तो आप ही के साथ था एग्जीबिशन में। क्या चाल चली है तुमने मुकुल जी? हमारे साथ रहकर तुमने अपनी बहन को किडनैप करवा लिया ताकि तुम पर कोई शक ना करे, है ना? पर सर मैं रोनिता को क्यों किडनैप कराऊंगा? क्योंकि आप बड़े बड़े टेंडर रिश्वत खिला के पास करवाते हैं, और रोनिता इस बात को दुनिया के सामने लाना चाहती थी, इसलिए। क्यों, है ना ये सच? हाँ ये सच है कि टेंडर पास करवाने के लिए मैं थोड़ी बहुत हेरा फेरी करता था, पर रोनिता इस बात को जानती थी, मुझे पता नहीं था। फिर तो आप व्योम को भी नहीं जानते होंगे। कौन व्योम? व्योम, वही व्योम जो तुम्हारे काले कारनामे तुम्हारी बहन रोनिता को बताता था और जिसका फोन नंबर हमें तुम्हारे ऑफिस से मिला, वो व्योम। ओके, मैं मानता हूं कि मैं व्योम को जानता हूं। मेरे अलावा दूसरे जिन लोगों ने टेंडर्स भरे हैं उनकी कॉपीज चुराकर मुझे लाकर देता था, पर यही बातें वो रोनिता को भी बताता था, मुझे पता नहीं था। अच्छा, नहीं मालूम? पूर्वी, जरा व्योम को फोन लगा। सर। विनीत, उस आइसक्रीम के ट्रक ड्राइवर से कुछ पता चला? सर वो ड्राइवर कुछ देख तो नहीं पाया, लेकिन हाँ उसने इतना जरूर बताया कि जिस आदमी ने उसके ऊपर हमला किया था उसके शरीर से कुछ मांस और मटन की बू आ रही थी। मांस मटन की बू आ रही थी? इसका मतलब है ये आदमी जरूर वहीं पे काम करता होगा जहां पर मांस मटन का पैकिंग होता है। जरा मैप निकालो। एक, ये 2, 3 और ये है 4। शहर में 4 जगह हैं जहां पर मांस मटन का पैकिंग होता है। मतलब सर हमें इन चारों जगहों को जाकर चेक करना पड़ेगा? बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। सर व्योम का फोन ऑन हो चुका है, उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई है। कहां पर? सर चिंचोली एरिया। चिंचोली एरिया? व्योम? उठाओ इस व्योम को चिंचोली एरिया से, पता तो चलेगा ये मुकुल सच बोल रहा है या ये व्योम।
व्योम जी। जी आप लोग? सीआईडी, रोनिता जी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। रोनिता? कौन रोनिता? पता नहीं सर, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। पहले मना करते फिर मान जाते हैं। मुकुल ने तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ बता दिया है व्योम, और तुम उसके लिए क्या काम करते हो ये भी बताया है। हमें पता चल चुका है कि तुम मुकुल के सीक्रेट रोनिता जी को बेचते थे और रोनिता जी के सीक्रेट मुकुल को। दोनों को डबल क्रॉस कर रहे हो तुम। अब आप लोगों को सब पता चल ही चुका है तो मैं और क्या बोलूं? रोनिता को किडनैप करके कहां रखा है? क्या रोनिता किडनैप हो गई है? नाटक मत कर, समझा? नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। मुकुल जी के बारे में खबर देने के बदले रोनिता मुझे ढेर सारे पैसे देती है। मैं भला उससे किडनैप क्यों करूंगा? आज सुबह कहाँ थे तुम? मैं मुकुल जी के ऑफिस में था, आप चेक कर सकते हैं। रोनिता से तुम्हारी आखिरी बार बात कब हुई थी? मुकुल जी के ऑफिस से निकलने के बाद मैंने उसे फोन किया था। कितने बजे? 1 मिनट, ये 12 बजे। 12 बजे? वो 12 बजे तो गायब हुई थी। और सर, हमने रोनिता का मोबाइल चेक किया था, उसमें इनका नाम और नंबर दोनों ही नहीं थे। मैंने उसके प्राइवेट नंबर पर फोन किया था, ये वाला नंबर देखिए। मतलब ये सब काम करने के लिए रोनिता जी ने अलग नंबर रखा था, प्राइवेट नंबर? क्या बात हुई थी रोनिता के साथ? फोन कनेक्ट हुआ था, मैं हेलो हेलो कर रहा था, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आई। हाँ, लेकिन आसपास कोई रेलवे ट्रैक जरूर होना चाहिए, क्योंकि ट्रेन की आवाज आ रही थी। अच्छा, ट्रेन की आवाज? तो फिर अभिजीत, रेलवे लाइन के आसपास जितने भी मीट पैकिंग फैक्ट्रीज है चेक करो। ये आइसक्रीम ट्रक तो यहाँ पर है, इसी में रोनिता जी को किडनैप किया गया था। इधर ही होनी चाहिए। अरे ये सब कौन है? सर, ये पुतले हैं सर। मोम के पुतले। बाहर आइसक्रीम का ट्रक, यहां मोम के पुतले और रोनिता जी गायब। चेक कर। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कितनी ठंडी है यहाँ पे, मगर मुझे बहुत पसीने छूट रहे हैं। ये तो रोनिता जी जैसा दिखने वाला पुतला है। सर, क्या बन? देखिए सर। अरे रोनिता इतनी फेमस हो गई कि लोग उसका पुतला बनाने लगे। नहीं फ्रेडी, इस पुतले में कुछ खास बात है। ये पुतला बाकी पुतलों से अलग है। रोनिता जी, जी डॉक्टर साहब, क्या लगता है? अभिजीत, खूनी ने पहले इस बेचारी रोनिता के पूरे शरीर पर खौलता हुआ मोम डाला, उसके बाद अपनी कारीगरी दिखाई। मौत कैसे हुई रोनिता जी की?
अभी तो इसके शरीर को मोम से बाहर निकाला है। मौत कैसे हुई जानने के लिए तो इसकी बॉडी को फॉरेंसिक लैब ले जाना पड़ेगा। सर ये राजू है, इस गोडाउन की देख रेख यही करते हैं। राजू, ये लाश कैसे है यहाँ पे? मुझे पता नहीं सर, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि यहाँ बहुत सारे मोम के पुतले रखे जाते हैं। लेकिन तुमने किसी को तो देखा होगा, कौन आया था यहाँ पे? कोई नहीं सर। सो रहे थे? हैं? किसका गोडाउन है ये? ये विक्रम सर का है, और यहाँ पे जितने भी मोम के पुतले रखे हैं ये उन्होंने ही बनाए। विक्रम जी, जो बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े मूर्तिकार। विक्रम जी घर पे है क्या? हम लोग सीआईडी से। हाँ है। कहिए सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे वर्कशॉप में विक्रम जी हमें रोनीता जी की लाश मिली है। लाश? लाश? मेरे वर्कशॉप से? जी हाँ। क्यों फोन किया आपने उनका? तुम्हें क्या लगा किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो मोम का पुतला नहीं, एक औरत की लाश है जिस पर मोम की परत चढ़ी हुई है? बताइए, क्यों किया इतने बेदर्दी से खून? मैंने रोनीता जी को नहीं मारा सर। मैंने जानता कि रोनीता जी की लाश का पुतला बनाकर किसने और क्यों मेरे वर्कशॉप में रखा सर। सर मैं तो पिछले कई दिनों से अपने वर्कशॉप में गया ही नहीं सर। आप लोग चाहें तो वहां जाकर पूछताछ कर सकते हैं सर। मैं रोनीता जी को जिंदगी में कभी मिला तक नहीं सर। अब मेरा उनसे कोई संबंध ही नहीं। मैंने तो सिर्फ उनको टीवी पर देखा है बस। चलो मान लिया विक्रम जी कि तुम रोनीता जी को जानते ही नहीं थे, लेकिन एक बात तो बता सकते हैं कि उनकी लाश से बना ये मोम का पुतला तुम्हारे वर्कशॉप में कैसे? वो मैं नहीं जानता सर। हाँ सर, एक बात है, कल सुबह मेरे वर्कशॉप के सब पुतले एक प्रदर्शनी के लिए ले जाए जाने वाले थे। क्या कहा? प्रदर्शनी में? हाँ सर। अभिजीत, इसका मतलब है कि ये खूनी अपना जुर्म छुपाना नहीं चाहता। वो चाहता है कि रोनीता जी की लाश से बना मोम का पुतला पूरी दुनिया देख सके। यार साळुंखे, क्या इसकी मौत जहर से हुई थी? नहीं बिल्कुल नहीं। मगर सर इनके बॉडी पे तो कोई निशान भी नहीं है और ना ही इन्हें गोली मारी है या किसी ने चाकू मारा है, तो फिर इनकी मौत हुई कैसे? रोनीता जी की मौत दम घुटने की वजह से हुई। दम घुटने की वजह से? हाँ। मतलब सर खूनी ने पहले रोनीता की सांसें रोक दी, उसके बाद इसके शरीर पर गर्म मोम डाला। नहीं विनीत, जब रोनीता जी पर गर्म मोम डाला गया उस वक्त ये जिंदा थी। जब इस पर खौलता हुआ मोम डाला गया तब ये जिंदा थी? हाँ। यार साळुंखे, ये तू किस बेसिस पे कह सकता है? ये देखो, ये इनके शरीर पर देखो, चमड़ी जगह जगह से जल गई है और कहीं कहीं से तो ये देखो, ये चमड़ी निकल भी रही है। सिर्फ इतना ही नहीं सर, हमें रोनीता के खून में से नींद की दवा मिली है। इसलिए लगता है कि खूनी ने पहले इसे दवा देकर गहरी नींद में सुला दिया और उसके बाद खौलता हुआ मोम इसके शरीर पर डाल दिया। और वो गरम गरम मोम जब इनके शरीर पर पड़ा तो इनकी चमड़ी जल गई और बाद में वही मोम जब ठंडा हो गया तो इनके पूरे शरीर पर मोम की एक मोटी परत, एक लेयर जम गई। सर और इसकी वजह से रोनीता का दम घुट गया? हाँ, खूनी ने बेचारी पर खौलता हुआ मोम डाल दिया ताकि एक खूबसूरत सा पुतला बने और फिर लोग इसे एग्जीबिशन में देख सकें। सर इसका मतलब खूनी एक ऐसा आदमी है जो मोम से पुतले बनाने की कला को जानता है। हाँ पूर्वी, मगर गलत इस्तेमाल किया है उसने अपनी कला का, गलत इस्तेमाल किया है। विक्रम के बारे में क्या पता चला? तो विक्रम का हमारे पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। क्या? विक्रम का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं? एसीपी प्रद्युमन, क्या? ठीक, हम पहुंचते हैं। क्या हुआ सर? प्रसिद्ध लेखिका शर्मिला जी गायब हो गई है। मैं ही शर्मिला का पति हूँ। आप ही ने फोन किया था हमें? जी हाँ, शर्मिला अचानक गायब हो गई, तब से मैं बहुत टेंशन में हूँ। देखिए राकेश जी, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपकी पत्नी शर्मिला जी को हम ढूंढ निकालेंगे। अच्छा ये बताइए कि
आपकी पत्नी शर्मिला जी कब गायब हुई थी? सर वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। आपकी पत्नी हर रोज मॉर्निंग वॉक करने जाती है? जी हाँ। तो फिर उनके गायब होने की खबर आपने हमें पहले क्यों नहीं दी? सर ऐसा है कि शर्मिला एक कामयाब लेखिका है। वो कब कहाँ किससे मिलने जा रही है ये हर समय बताकर तो नहीं जाती, और फिर वो स्वाभिमानी और कड़क मिजाज की। हर वक्त कोई उसे टोकता रहे ये उसे पसंद नहीं। लेकिन जब वो नहीं आई तो मुझे चिंता होने लगी कि वो कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। तो फिर आपने शर्मिला जी को फोन करने की कोशिश नहीं की? कई बार फोन किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। मिस्टर राकेश, आपकी पत्नी की किसी के साथ बहस वगैरह हुई थी? देखिए सर, वो सिर्फ किताबें या कहानियां नहीं लिखती, वो एक क्रिटिक भी है। वो अखबार में कला के बारे में, फिल्म के बारे में, सामाजिक मुद्दों के बारे में भी लिखती है। उसे किसी का डर नहीं। जो सच है वो अपने अखबार में लिखती है। और जाहिर है कि इस बात से काफी लोगों को प्रॉब्लम भी होगी। बिल्कुल, उसका लेख पढ़कर बड़ी बड़ी हस्तियां नाराज हो जाती हैं। ये शर्मिला जी हाल ही में कुछ खास करने वाली थी? जी हाँ सर, वो अपने नई किताब के लॉन्चिंग फंक्शन में जाने वाली थी। पहली बार तो वो खूनी अपनी मोम की कारीगरी को एग्जीबिशन तक नहीं पहुंचा पाया, लेकिन इस बार वो जरूर कोशिश करेगा कि उसका अधूरा सपना पूरा हो। अच्छा ये बताओ कि ये बुक लॉन्च का फंक्शन कहाँ होने वाला है? सर शर्मिला जी की बुक लॉन्च की तैयारी चल रही है। मतलब वो किडनैपर कभी भी यहाँ पे आ सकता है। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से हैं। क्या बात है? यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं? 7-8 लोग। और आप इन सबको जानती हैं? जी हाँ, मेरी मैनेजमेंट कंपनी के लोग हैं। ठीक है, कोई अनजान आदमी या औरत दिखे तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना, ठीक है? श्योर। मैडम जल्दी इधर आइए। मैडम जल्दी इधर आइए। सर ये देखिए सर, क्या हो गया? तो दूर खड़े हो जाओ। लाश। सर रोनिता जी की तरह इस पर भी खौलता हुआ मोम डाला गया, इसलिए शर्मिला जी की मौत हो गई। और खूनी ये सब कर क्यों रहा है? और शर्मिला जी की मोम के पुतले को यहाँ अंदर लाया कैसे? ये पुतला अंदर आया कैसे? आपने से किसी ने उस खूनी को देखा? बट सर, जब मैं टेरेस पे आई थी तब ये पुतला यहाँ नहीं था। जब आप यहाँ आई तो मेन डोर का ताला ठीक था? यस मैम, मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला था। सर स्विमिंग टैंक साफ करने के लिए कोई आदमी आया तो था। तब आप कहाँ थी? एक्चुअली मैम, डेकोरेशन का सामान आया था तो मैं वही लेने गई थी, शायद तभी। हाँ, तभी एक आदमी आया तो था। तुमने उस आदमी का चेहरा देखा? दूर से देखा था सर, कुछ याद नहीं है। रोनिता की मोम के पुतले में लाश, और अब शर्मिला की लाश मोम के पुतले में। क्या कनेक्शन हो सकता है? सर शर्मिला जी की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। सर इनकी मौत भी वैसे ही हुई थी जैसे रोनिता जी की हुई थी। ये देखो, गरम मोम की वजह से चमड़ी जल गई, खून में नींद की दवाई, दम घुटने से मौत। अभिजीत, बिल्कुल वही तरीका मरने का। सर इस खूनी के सीने में तो दिल ही नहीं। कितनी बेरहमी से खून किया इसने दोनों का। सर दोनों ही खून में कनेक्शन दिख रहा है। रोनिता जी और शर्मिला जी, दोनों औरतों की उम्र 40 साल, एक टीवी रिपोर्टर, एक लेखिका, दोनों निडर औरतें। दोनों का काम एक, समाज में काले कारनामे करने वाले लोगों का पर्दाफाश करना। इसीलिए दोनों को मार डाला? लगता तो यही है। यानी सर कोई और औरत होगी जो ऐसा काम करती होगी, खूनी उसे भी अपना निशाना बना सकता है। हाँ विनीत, और इस सीरियल किलर तक पहुंचने के लिए हमें एक आदमी की मदद लेनी पड़ेगी, विक्रम। सर नमस्ते। हाँ विक्रम। विनीत। सर बताइए, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? विक्रम, एक काम है। मोम के पुतले बनाने वाले लोग तो गिने चुने ही होंगे, और उनके बारे में तुम बहुत कुछ जानते होंगे, है ना? जी हाँ सर। विक्रम जी, ये फोटो देखिए। ये दो मोम के पुतले हैं, रोनिता जी और ये शर्मिला जी। अब बता सकते हैं ये कलाकारी किस आर्टिस्ट की है? सर दोनों पुतले एक ही कलाकार के बनाए हुए हैं। दोनों पुतलों के एक ही स्टाइल में तराशा गया है। छोटी से छोटी बारीकी का
बहुत ध्यान रखा गया है, बहुत समय दिया गया है सर ये पुतले बनाने में। कौन कौन आर्टिस्ट है ये? कभी देखा है इसका काम? जी हाँ सर, इस शहर में एक ही कलाकार है जो इस स्टाइल में पुतले बनाता है। कौन है जी, उसका नाम है उत्तम। उत्तम? ये झूठा इल्जाम है मुझ पर। मैं तो इन दोनों औरतों को जानता तक भी नहीं। मैं क्यों इनकी जान लूंगा? मैं क्यों इनके मोम के पुतले बनाऊंगा? मिस्टर उत्तम, ये जिस तरीके से मोम के पुतले बने, ये लेयरिंग, ये ड्रेपरी का स्टाइल, ये आपका नहीं है। मैं मानता हूं कि ये लेयरिंग और ड्रेपरी का स्टाइल मेरा ही है, लेकिन मेरे स्टाइल में कोई और भी तो काम कर सकता है। मैं इसे साबित कर सकता हूं। अच्छा, कौन बना सकता है? कौन है वो आदमी? ये चिट्ठियां मुझे किसी गुमनाम शख्स ने लिखी है सर, यही वो आदमी है। तुमसे अच्छा कलाकार तो मैं हूं, लेकिन तुमसे अच्छा नसीब मेरे पास नहीं है। बहुत इंतजार कर लिया, अब नहीं। इस पे ना तो किसी का नाम लिखा है, ना ही कोई पता लिखा है। अब मेरी कला का प्रदर्शन होगा और तुम्हारे बनाए गए मोम के पुतलों से कहीं अच्छे और सच्चे दिखेंगे मेरे मोम के पुतले। तुम्हें 3 साल लगे, लेकिन मुझे सिर्फ 3 हफ्ते लगेंगे अपनी कारीगरी दुनिया के सामने लाने में। सिर्फ 3 हफ्ते। ये बात तो तय है कि ये चिट्ठी लिखने वाला आदमी ही खूनी है। यही वो कलाकार है जिसने रोनिता जी और शर्मिला जी को मारा और उनके मोम के पुतले बनाए। उत्तम जी, आपका ऐसा कौन सा कॉम्पिटिटर है जो इस हद तक गिर सकता है? ऐसा तो कोई मुझे याद नहीं आता सर। किसी पे शक है आपको? जी नहीं सर। हाँ सर, इस खत में लिखा है तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा बबलू। आपका नाम बबलू है क्या? कॉलेज में मुझे बबलू कहते थे। कौन से कॉलेज में पढ़ते थे आप? केके कॉलेज ऑफ आर्ट्स। केके कॉलेज ऑफ आर्ट्स। वहीं से पता चलेगा कि और कौन कौन स्टूडेंट्स थे जो इनके साथ मूर्ति कला सीख रहे थे। नमस्ते सर, हम लोग सीआईडी से। ओह, मेरे सेक्रेटरी ने बताया था कि किसी केस के सिलसिले में आपको कुछ पूछताछ करनी है मुझसे। दरअसल 2 औरतों का खून हो गया है। किसी ने उनके शरीर में गरम गरम मोम डाल के उनका खून कर दिया और उनके पुतले बना दिए हैं। ऐसा वहशीपन कौन कर सकता है? आप उत्तम नाम के स्टूडेंट को जानते हैं? उत्तम? हो, बबलू। हाँ, वो 2005 के बैच में था। 2005? प्रिंसिपल साहब, उस बैच के जितने भी स्टूडेंट्स थे, हमें उनकी लिस्ट चाहिए, और खास तौर पे वो लोग जो मोम के माध्यम में काम कर रहे थे। देखिए, बहुत पुरानी फाइल है, मैं कोशिश करके आपको भिजवाता हूं। ओके ओके सर। और सर, ये 2005 के जो चीफ इंस्ट्रक्टर थे, उनसे भी मिलना हमें। उनका तो 2005 में ही खून हो गया था। खून हो गया? नाम क्या था उनका? दिव्या। कैसे मौत हुई दिव्या जी की? उनकी बॉडी एक कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई मिली। बहुत तहकीकात हुई, लेकिन खूनी का कुछ भी पता नहीं चला। और कुछ बता सकते हैं आप दिव्या जी के बारे में? देखिए, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, कड़क स्वभाव था उनका। स्टूडेंट गलती करता था तो वो बहुत डांटती थी उन्हें। उम्र क्या रही होगी उनकी? यही लगभग 40 के आसपास रही होगी। 40 साल? 40 साल की औरत, कड़क स्वभाव और डिसिप्लिन वाली, बिल्कुल शर्मिला जी और रोनिता जी जैसी। यानी कि खूनी ऐसी औरतों का खून कर रहा है? हाँ फेटी, लगता है ये दिव्या जी का खून उस सीरियल किलर का पहला मर्डर था। सर, पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से दिव्या जी के सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। बाद में उनकी लाश एक पुराने कोल्ड स्टोरेज प्लांट में मिली थी। और क्या पता चला दिव्या के बारे में? सर, केके स्कूल ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट ने बताया कि वो बहुत ईमानदारी से अपना काम करती थी और थोड़े कड़क स्वभाव की थी, इसलिए बच्चे उनसे डरते भी थे। शर्मिला और रोनिता दोनों भी तो निडर और कड़क स्वभाव की थी, बिल्कुल इस दिव्या की तरह ही। सर, ये उत्तम दिव्या जी का सबसे फेवरेट स्टूडेंट था। अच्छा, इस उत्तम के साथ जो बाकी स्टूडेंट्स थे, उनकी लिस्ट मिल गई? जी सर, उत्तम जी के साथ उस बैच में 25 स्टूडेंट्स थे और उनमें से 4 स्टूडेंट्स मोम के माध्यम में काम करते थे। तो फिर इन चारों का कच्चा चिट्ठा निकालो,
पता लगाओ इन चारों के बारे में। सर मैंने प्रिंसिपल से रिकॉर्ड्स मंगवाए, आज आ जाएंगे। हेलो, क्या? कहां से? ओके ओके ओके, हम लोग देखते हैं। सर, सोशल एक्टिविस्ट रजनी जी का किडनैप हो गया है। रजनी का किडनैप हो गया है? कहां पर? मॉर्निंग वॉक से लौट रही थी सर, घर के सामने किसी ने अगवा कर लिया। वो खूनी उन्हें कहां ले गया होगा सर? एक जगह हो सकती है जहां खूनी ने पहला फोन किया था दिव्या जी का, वो बंद पड़ा हुआ सुनसान कोल्ड स्टोरेज प्लांट। हाँ अभिजीत, बिल्कुल सही है। इससे पहले कि रजनी की जान चली जाए, हमें इस खूनी को पकड़ना ही होगा। तुम कौन हो? क्यों मुझे लेकर आए हो? मुझे जाने दो प्लीज। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कैसे जाने दूं? तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम नहीं जानती हो दुनिया की सबसे सुंदर और महान मूर्तियों में तुम्हारा नाम लिया जाएगा। आज से हजारों साल तक लोग तुम्हें याद करेंगे। अमर होने वाली हो तुम। करना क्या चाहते हो तुम? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी मोम की मूर्ति बनाना चाहता हूं मैं। ये जो तुम्हें सामने गरम गरम खौलता हुआ मोम दिखाई दे रहा है ना, ये मोम तुम्हारे शरीर पर डाल दूंगा। थोड़ा सा जलेगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हें सेडेटिव दे रखे हैं। उसके बाद मैं तुम्हें कोल्ड स्टोरेज में डाल दूंगा और ये गरम गरम पिघलता हुआ मोम तुम्हारे शरीर पर जम जाएगा। और उसके बाद मैं अपनी कलाकृति दिखाऊंगा। नहीं, नहीं प्लीज, मुझे मरना नहीं है। यही है वो पुराना कोल्ड स्टोरेज, संभाल के। मोम भी सही तापमान पर गर्म हो गया है। नहीं, मुझे नहीं मरना है, छोड़ दो मुझे। जाने दो मुझे, जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? छोड़ दो। जाने दो, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, मुझे जाने दो मुझे। शुभ काम के समय रोया नहीं करते, हंसो, मुस्कुराओ। अरे मुस्कुराओ, तुम्हारे अमर होने का समय आ गया है। तुम मेरी सबसे खूबसूरत कृति होगी और तुम्हारी मूर्ति की नुमाइश मैं नेशनल म्यूजियम में करूंगा। मिस्टर व्योम, के कॉलेज ऑफ आर्ट्स का नाम बदनाम कर रहे हो। असली नाम क्या है तुम्हारा? असली नाम? सिद्धार्थ नाम है मेरा। पहचान छुपाने के लिए नाम बदला था मैंने। और अपना अपराध छुपाने के लिए तुमने हमारी मदद की। बहुत कोशिश की तुमने हमें गुमराह करने के लिए। रोनिता जी के बारे में इंफॉर्मेशन देना, वो फोन के डिटेल्स, रेलवे ट्रैक की आवाज, अच्छा नाटक था। क्यों मारा तुमने दिव्या जी को? हमेशा मुझे डांटती रहती थी। उत्तम ही उसका सबसे चहेता स्टूडेंट था। इसी कोल्ड स्टोरेज में हम लोग प्रैक्टिकल्स के लिए आया करते थे और इसी कोल्ड स्टोरेज में उसने सबके सामने मेरा अपमान किया था। और इसीलिए तुमने दिव्या जी को इस कोल्ड स्टोरेज में मारा और उत्तम के स्टाइल में उसका पुतला बनाया ताकि उत्तम फंस जाए। हाँ, दिव्या जैसी औरतों को मारकर मैं अपना गुस्सा उतारता रहा। दिव्या ने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया था। कोई किसी का भविष्य बर्बाद नहीं करता है। इंसान अपना भविष्य खुद बनाता है या खुद बिगाड़ता है। तुम्हारी तरह। फांसी होगी तुम्हें, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।